है आपका NSIS में। चलिए मौर्य काल को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे मौर्य प्रशासन। आज इस क्लास को कर लेने के बाद आपको प्रारंभिक परीक्षा में तो समस्याएं नहीं आएंगी और मुख्य परीक्षा के लिए भी एक बहुत ही सुदृढ़ आधार मिल जाएगा, क्योंकि जो भी आज पढ़ाऊंगा उन्हीं का यूज करके बस लेखन कौशल को थोड़ा सा वहाँ पर प्रयोग करना है, प्रेजेंटेशन को, तो बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। कौटिल्य ने बहुत सारी जानकारी दी है मौर्य प्रशासन के बारे में। किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का था सप्तांग सिद्धांत प्रशासन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनका कौन सा सिद्धांत था? सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत क्यों नाम था? क्योंकि इनका मानना था कौटिल्य का कि 7 तत्वों का होना जो है एक राज्य के लिए बहुत जरूरी है। वो तत्व कौन कौन थे देखिए। कोष, कोष मीन्स धन। स्वामिन, राजा। मित्र, सहयोगी। ठीक है, 3 हो गए। जनपद, क्षेत्र, जिस एरिया पे शासन कर रहे हैं, ताकि संसाधन प्राप्त हो सके, भू राजस्व प्राप्त हो सके, क्योंकि धन नहीं मिलेगा तो शासन कैसे चलेगा। किला माने महल सुरक्षित होना चाहिए। आमत्य, मंत्री। बल, सेना। ठीक है, कोष, स्वामिन, मित्र, जनपद, दुर्ग, अमात्य, बल। ठीक है, इसका जो है सूत्र बना लीजिए। ऐसा जब भी आएगा कुछ भी सूत्र बना लीजिए। ठीक है, कसम, जुदा, अब। ठीक है, सारा से हो गया। देखिए, कसम, जुदा, अब। ठीक है, अपनी ओर से जोड़ दीजिए याद करने के लिए। ना होंगे हम, इस साइलेंट रहेगा, इसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, कसम जुदा अब ना होंगे हम, इससे आपको तुरंत याद आ जाएगा सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, अब आगे चलिए बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन में जो था राजा बहुत ही पावरफुल था। हालांकि उसके मंत्री, अनेक मंत्रियों की भी नियुक्ति होती थी जो राजा को अलग अलग कार्यों में सहयोग करते थे, सलाह देते थे, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता था? मंत्री। ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता था? राजा का होता था। जिस ढंग से आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था है प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देना, आज राजा के स्थान पर आप देखिएगा तो राष्ट्रपति है ना। प्रधानमंत्री भी मंत्री ही होते हैं, बस सारे मंत्रियों में वो प्रधान होते हैं, कैबिनेट वगैरह की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति की अपेक्षा जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां अधिक हैं और राष्ट्रपति माने जाते हैं नाम मात्र के प्रधान। ठीक है, रिपब्लिक होने के कारण क्या है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो 5 वर्ष के बाद फिर उनको इलेक्शन फेस करना होगा या फिर कोई दूसरे व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ मंत्री परिषद जो होता था
एक तो आपका था, इसमें सदस्य जो होते थे 12 से 20 सदस्य होते थे। ये सारा जानकारी जो है अर्थशास्त्र से मिलता है। एक आपका कैबिनेट भी होता था, ठीक है, किचन कैबिनेट आप बोल सकते हैं। किचन कैबिनेट आज का वर्ड क्यों यूज होता है? जो बहुत ही आंतरिक जो मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के अंदर में भी 3-4 लोग ज़्यादा प्रभावी होते हैं, जो पीएम के बहुत ही करीब होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो है किसी भी निर्णय में प्रभाव होता है। तो कैबिनेट में 4 से 5 सदस्य थे, या 3 से 4 भी बोल सकते हैं। और जो विभाग होते थे मौर्य प्रशासन में, विभाग या मंत्रालय भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसको जो है तीर्थ कहा जाता था। क्लियर? और प्रत्येक तीर्थ के एक अध्यक्ष होते थे जिसे आमत्य कहा जाता था। है उन्होंने क्लियर कहा है कि मौर्य प्रशासन में कुल 18 तीर्थ थे। कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ, यानी कि 18 विभाग और 18 उसके अध्यक्ष आमत्य, ठीक है। उन 18 के बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इस सारा के सारा जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो है देखिए, जहां भी इस टाइप का आएगा एक सूत्र बना लीजिए। अब बहुत ही अच्छा सूत्र मैंने बना दिया है तीर्थ के लिए, विभाग के लिए, है ना। दादा वाप्र, वाप मत लिखेगा, वाप्र। अम्मा नाना, सास, सारे रिलेशंस से ही बन जाएंगे। 4 कर्म, ठीक है। ये सारे अलग अलग बनेंगे, कुछ कुछ कहीं कहीं 2-2 भी है। 4 से जो बनेगा आपका SPY, ठीक है। M, सेनानी कौन होगा? सेनापति। 2 पुरोहित, धार्मिक प्रमुख था युवराज। युवराज का अर्थ क्या होता है? राजा का उत्तराधिकारी। M मंत्रीण, राजा को सहयोग देने वाले जो मंत्री लोग होते थे ये थे स्पाई M, ठीक है। ये सूत्र में आपका आ गया। अब 5 नंबर में आइए, यहां से बढ़ते हैं, ठीक है। द्वारिक, दंडपाल, द्वारपाल, ठीक है। ये दादा से हो गया, 2 ठो है एक से, ठीक है। द्वारिक जो था राजमहल का सुरक्षा अधिकारी था। दंडपाल जो था पुलिस प्रमुख था। द्वारपाल जो था बाह्य सुरक्षा प्रमुख था। ठीक है। अब देखिए आगे, वाप्य वाले में आ जाइए, ठीक है। व्यवहारिक, ये जो था आपका व्यवहारिक, दीवानी अदालत का न्यायाधीश था।
दीवानी अदालत को क्या बोलते थे? धर्मस्थलीय न्यायालय। ठीक है। व्यवहारिक को धर्मस्थ भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से बहुत सारे जानकारी आपको मिल गया। धर्मस्थलीय न्यायालय, धर्मस्थ। 9 नंबर में जो है प्रदेष्टा, प्रस्य 2 है। ठीक है, प्रदेष्टा जो है वो आपका था कंटक शोधन न्यायालय का जज। का जज। ठीक है, कंटक शोधन क्या था? फौजदारी अदालत था। इसका जज जो होता था प्रदेष्टा होता था। प्रशास्त्री राजा के आदेशों को लागू करवाने वाला। लागू कराने वाला। ठीक है, प्रशास्त्री हो गया राजा के आदेशों को लागू कराने वाला। अब आइए अम्मा। अम्मा से क्या होगा? अ से होगा अंतवेशिक। हरम का प्रमुख। हरम का अर्थ क्या होता है? ये मुगल काल में यूज होता था ज्यादा वर्ड, जहां रानियों का निवास होता था। राजा के रानियों एवं जो भी महिलाएं होती थीं राजमहल की, उन लोगों का निवास होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये कौन होता था? जो कैबिनेट पर मैंने चर्चा की उसका ये हेड होता था, मंत्री परिषदाध्यक्ष। जैसे अभी इसको प्रधानमंत्री समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। नाना आ जाइए। नायक। ठीक है, सेनानी का सहायक, जो सेनापति होता था उसी का सहायक, उसी के अंडर में वर्क करता था। नागरिक आ जाइए। नागरिक या नगराध्यक्ष कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नगर प्रशासन का प्रमुख। नगर प्रशासन का प्रमुख, इसको नगराध्यक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, आज के मेयर की तरह। ये हो गया है। ये नाना का भी हो गया। ठीक है, ये अम्मा का भी हो गया। अब आ जाइए सास। तुरंत याद हो जाएगा, मेरे सूत्र को प्रयोग कीजिए। ठीक है, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, कितना नंबर हुआ था? 14 हुआ था ना, ये 15 होगा। समाहर्ता, आज भी डीसी को समाहर्ता बोलते हैं, तो उसका काम क्या होगा? कर संग्रह करना। ठीक है, सास भी हो गया। 4 भी हो गया था। कर्म, कर्मांतिक। कर्मांतिक जो होता था वो खान प्रमुख होता था। 17 हो गए हैं। 18वां नंबर जो है कहीं मिस किया है, देख लेता हूं। यहां पर जो है 2 होगा अ से, है ना। एक अंतवेशिक है और एक जो है अंतपाल।
ठीक है। अंतपाल जो होता था बाह्य सुरक्षा का प्रमुख, ठीक है। ये 18 नंबर, स्पेशल नंबरिंग इधर से कर लीजिएगा, 18 नंबर ये हो जाएगा क्रमांतिक, ठीक है। तो इस ढंग से जो थे ये 18 तीर्थ थे, जो कि आपको मैंने सूत्रों में बता दिया। अब चलिए आगे प्रशासन में कर प्रशासन का बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये अभी आया था आपका, ठीक है, सन्निधाता और समाहर्ता कर प्रशासन में सबसे ऊपर थे, ठीक है। कोषाध्यक्ष थे, सन्निधाता, समाहर्ता जो थे कलेक्टर थे, ठीक है। समाहर्ता के अधीन जो था, जो इसको सहयोग करता था, वो था अक्षपटलाध्यक्ष। कर प्रशासन की स्ट्रॉन्ग व्यवस्था थी मौर्य काल में, इसी कारण अशोक इतनी बड़ी सेना को रख पाया था। स्रोत क्या क्या थे उसको देखिए, और कर के क्या क्या टाइप था। पहले स्रोत पढ़ लेते हैं, फिर कर के टाइप पढ़ लेंगे। चारागाह कर था, पथ कर था, सीमा शुल्क, सिंचाई कर, भू राजस्व, खाद्यान्न पर कर, वैश्यालयों पर कर लगता था यहाँ, है ना, वैश्यालयों पर कर लगता था। जुआ घर पर कर लगता था। व्यापार वाणिज्य अलग अलग व्यवसाय पर कर लगता था। राजकीय भूमि का अगर यूज कोई करता था उस पर कर लगता था, ठीक है। तो इतने जो सारे कर थे वो मौर्य काल में आपके थे, ठीक है। इसके लिए आपको एक सूत्र बना देना है स्रोत के लिए, चाप सीसी, ठीक है। फ्रंट वर्ड है, देख लीजिए, भूखा, वैजू, बावरा, वावरा, ठीक है। सबसे अलग अलग बन गया है भूखा, खाद्यान्न, खास। इसको जो आप बैलेंस थोड़ा कर दीजिए ताकि याद करने में, चाप सीसी डाबरा कर दीजिए। डाबर कंपनी का कोई सीसी है उसको चाप रहे हैं, चाप सीसी डाबरा, भूखा, वैजू, बाबरा। वैजू बाबरा है वो भूखा है, डाबर कंपनी का कोई सीसी है उसको चाप रहा है, ठीक है। तो इस ढंग से जो है आप तुरंत याद कर सकते हैं, और ये सब नॉर्मल वर्ड है, केवल पहला वर्ड मिल जाएगा तो ये सब आप तुरंत कर सकते हैं। ये तो स्रोत हुआ, ठीक है। अब करों का कौन कौन सा प्रकार था उसको देखिए। ये अधिकारी हैं, अधिकारी, स्रोत और करों का प्रकार, तीन चीज जो है कर प्रशासन में आपको विशेष रूप से करना है। करों का प्रकार, ठीक है। इसमें जो होगा प्रतिकर, प्रणय कर, सेना भक्तम कर लगता था गुप्त, यहाँ मौर्य काल में, ऐसे गुप्त काल में भी लगता था। हिरण्य कर, सिर्फ कर भी एक था।
विष्टि, उदंग, उत्संग, बलि। यहां पर को जो है बलि को डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए कौन सा क्या कर था। प्रतिकर जो था अतिरिक्त कर था, परिणय कर जो था आपातकाल में लगाया जब जाता था, आपातकालीन कर। बलि जो था एक तरह का चढ़ावा था जो वैदिक काल से चला आ रहा था, ठीक है। ठीक, वैदिक काल में ऐच्छिक था, उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया, ठीक है। मौर्य काल में अशोक भी जब गए थे आपका रुमिंदेई, तो वहाँ पर भी उन्होंने 1/8 करने का डिसीजन लिया था बलि को, ठीक है। सेना के लिए कर, जब सेना गुजरती थी तो स्पेशली उस समय गांव वालों को उनका खर्च में कुछ योगदान करना पड़ता था जिस क्षेत्र से सेना गुजरती थी। हिरण्य कर जो था नकद कर था, कैश में देना पड़ता था, ठीक है। कर जो था संपत्ति कर था। विष्टि जो था बेगार कर था, बंधुआ मजदूर आप सुने हैं ना, मैंने बिना पैसा का ये करना पड़ता था। उदंग जो था सिंचाई कर था। उत्संग जो था उत्सव कर था। उदंग से एक चीज और ध्यान रखिएगा, उद्रंग, ठीक है। यहां पर देखिए मैं भी उद्रंग गलती से लिख रहा था, लेकिन यहां उद्रंग नहीं होगा, उदंग होगा मौर्य काल में। उद्रंग जो था गुप्त काल का था, ठीक है। ये भू राजस्व कर था गुप्त काल में। ये दोनों डिफरेंस को जो है उदंग और उद्रंग को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत सारा कर आया है, इसका आप जो है सूत्र भी बना सकते हैं। प्र से ही, प्र बसे ही, ठीक है। कभी कभी ऊ कर दीजिए, ठीक है, ऊ। ये सूत्र बन गया। इसका कुछ अर्थ विशेष नहीं होता है, लेकिन कुछ बनाना ही होगा। आप कुछ और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये थे करों के स्रोत, ठीक है, सॉरी प्रकार। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो भी मैं पढ़ा दे रहा हूं, निश्चिंत रहिए। आईएएस तक में, आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा तक की समस्या आपके सॉल्व हो जाएगी। अर्थशास्त्र में कर, विष्टि, बलि, परिणय इत्यादि को कष्टकर कहा गया है। बात करते हैं सैन्य प्रशासन मौर्यों का। इसका हेड जो आप जानते हैं सेनानी थे, और हेल्पर जो थे नायक थे। मेगास्थनीज के इंडिका में सेना से संबंधित 6 समितियों के बारे में बताया गया है। और प्रत्येक समिति में 5-5 मेंबर होते थे, ठीक है, यानी कि टोटल 30 मेंबर्स थे। अब ये कौन कौन सी समितियां थीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन समितियों को याद करने के लिए मैंने एक सूत्र बहुत अच्छा सा बना दिया है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। सैन्य समितियां मौर्य काल की,
9 पैसे में अश्वहारा। अश्वहारा, ठीक है। ये जो होगा 3, 4, 5, 6, ठीक है। पहला देखिए क्या है, नौसेना समिति। 9 से क्या हो जाएगा, सब में 5-5 मेंबर थे, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा सेना। तीसरा जो हो जाएगा सेना के लिए यातायात की व्यवस्था करना, की व्यवस्था करने वाली समिति, ठीक है। और चौथा जो आपका हो जाएगा अश्व सेना, घुड़सवार सेना जो था। पांचवा जो हो जाएगा हस्ती सेना, हाथ से हस्ती सेना। और लास्ट जो रहा है उससे रथ सेना। तुरंत याद हो जाएगा, 9 पैसे में अश्वहारा, ठीक है। तो ये जो थे मेगास्थनीज ने बताया था इन 6 समितियों के बारे में। और सेना के अगर टाइप्स जो बताया कौटिल्य ने, 2 ही सबसे प्रमुख स्रोत है प्रशासन का, एक कौटिल्य और दूसरा मेगास्थनीज का इंडिका। मित्रबल, मौल, मृतक। मृतक जो हुए भाड़े के सैनिक हुए, क्लियर। मौल जो हुए मौर्य राजाओं के सैनिक हुए। जो स्थायी सैनिक थे उनको मौल कहा जाता था। मित्र बल जो था वन्य जनजातियों द्वारा हेल्प कभी कभी किया जाता था, उनके सैनिकों को मित्र बल कहा जाता था। ये था आपका सैन्य प्रशासन, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं न्याय प्रशासन पर। देखिए 2 टाइप का न्यायालय था इस समय, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक फौजदारी, एक दीवानी, ठीक है। और न्यायालयों का कई स्तर भी था, प्रांतीय स्तर से लेकर के नीचे के स्तर तक, उसको जानना है आपको यहां पर। दीवानी न्यायालय जो था कहलाता था धर्म स्थनीय न्यायालय, और फौजदारी न्यायालय जो कहलाता था कंटक शोधन। ठीक है। धर्म स्थनीय न्यायालय जो होता था उसके हेड जो होते थे व्यवहारिक, इनको धर्मस्थ भी कहा जाता था। और इसके जो हेड होते थे कंटक शोधन के उपदेष्टा, ठीक है। लेकिन दोनों को आमत्य, 3-3 आमत्य भी जो है हेल्प करते थे। प्रदेष्टा की संख्या भी हर न्यायालय में 3 होते थे और व्यवहारिक की संख्या भी। इनका जो स्तर था, लेवल था जो अलग अलग, प्रांत स्तर पर, ठीक है, जनपद स्तर पर, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय, प्रांत पर सर्वोच्च न्यायालय था, द्रोणमुख, स्थानीय संग्रहण। ये सबसे नीचे का लेवल का न्यायालय था, ठीक है।
तो इस ढंग से जो है ये न्याय प्रशासन था। अब हम लोग बात करते हैं पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन को जो हेड था इसका दंडपाल था। इसका अलग अलग लेवल था, ठीक है। प्रांतीय लेवल के अलावा इसका भी जिस ढंग से न्यायालय का लेवल था, इसका भी अलग अलग लेवल था। द्रोणमुख स्तर, खार्वटिक लेवल पर था, संग्रहण लेवल पर था। यहाँ पर जो होते थे स्थानीय में 800 गांव, द्रोणमुख में जो था 400 गांव था, खार्वटिक में 200 गांव और संग्रहण में 10 गांव। क्लियर? ये था पुलिस प्रशासन का व्यवस्था। अब हम लोग बात करेंगे मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही स्ट्रांग थी, ठीक है। और गुप्तचरों की चर्चा अर्थशास्त्र में भी की गई है। महामात्य सर्प कहा जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में और अन्य स्रोतों में बहुत अलग अलग टाइप्स के गुप्तचरों की चर्चा की गई है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रतिवेदक नाम का एक गुप्तचर था। इस गुप्तचर का पहुंच जो था राजा तक था। पुलिस सानी नाम का एक गुप्तचर का नाम आया है। यह गुप्तचर जो था जनता के मुद्दों को, विचारों को राजा तक पहुंचाता था। तीसरा जो था ये घूम घूम कर गुप्तचरी करता था। चौथा जो था संस्था था। ये एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करता था, ठीक है। हैं चर गुण पुरुष। इसका वर्णन जो है अर्थशास्त्र में है। इस ढंग से ये गुप्तचर प्रशासन समाप्त होता है। विदेश विभाग थे, उसके प्रशासन के संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। विदेश विभाग, यहाँ जो प्रारंभिक परीक्षा में है 3 अधिकारी जो है विशेष रूप से निश्रिष्टार्थ, ये राजदूत होते थे। परिमितार्थ, उपराजदूत के रूप में आप ले सकते हैं।
शासनाहार, ये वास्तव में संदेश वाहक थे। ठीक है, ये था मौर्यों का विदेश विभाग। अब चलिए प्रांतीय शासन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कई प्रांतों में मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। उन प्रांतों का जो नाम था, पहला था प्राच्यपत, पाटलिपुत्र। ये पूरे प्रांत के भी, पूरे साम्राज्य की भी राजधानी थी। उत्तरापत दूसरा राज्य था। इसका जो प्रांत था, इसका जो राजधानी था तक्षशिला। तीसरा अवंतीपत, इसका राजधानी जो था आपका उज्जैनी था। कलिंगपत माने उड़ीसा क्षेत्र में, और ये एमपी में था। इसका राजधानी जो था तोसाली था। एक जो था, जैसे उत्तरापथ एक था, एक दक्षिणापथ भी था, सुवर्णगिरी। राज्यों के प्रशासन के बारे में कुछ जान लीजिए। जो राज्यों के प्रमुख होते थे, जिस ढंग से सेंटर के अनेक मंत्री होते थे, यहाँ भी होते थे। और यहाँ पर जो राजवंशों के जो आपके युवराज वगैरह हुए, या युवराज के अलावा अन्य राजकुमार हुए, उन्हें आर्यपुत्र कहा जाता है, आर्यपुत्र कहा जाता था। कुमार भी बोला जाता था। इन्हीं लोगों के द्वारा जो है प्रांतों में शासन व्यवस्था का नेतृत्व किया जाता था, और इनके सहयोग के लिए बहुत सारे युक्त होते थे। युक्त मीन्स सचिव। ठीक है, प्रांत जो था, ये साम्राज्य हो गया, ये प्रांत में बटा था। प्रांत जो था आपका जिलों में बटा हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर जो आपके आते थे गांव, शहर, नगर। ठीक है, जिला का जो हेड होता था राजुक। आज के जिलाधिकारी की तरह आप राजुक को देख सकते हैं, वो जिलों का हेड था। ठीक है, अब चलिए नगर प्रशासन के बारे में बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। नगर प्रशासन का जो अर्थशास्त्र में बताया गया है, इसका जो हेड होता था वो नागरिक होता था, या नगराध्यक्ष भी बोलते थे इसको। लेकिन मेगास्थनीज ने जो बताया है, उसके अनुसार अष्टोनॉमी। ठीक है, नगर के हेड को क्या बोलते थे? अष्टोनॉमी। सेना के बारे में क्या बताया था मेगास्थनीज ने? टोटल 6 समितियां थी, जिसके 5-5 मेंबर थे। ठीक है, यहाँ पर भी बताया है नगर के प्रशासन के लिए टोटल 6 समितियां थीं, जिसके 5-5 मेंबर्स थे। इंडिका के अनुसार 6 समिति। जो पहला समिति था, 1 2 3 4 5 6, जो पहला समिति था वो औद्योगिक विकास
प्लस कला कौशल से संबंधित था। ठीक है। दूसरा जो समिति था विदेशियों से संबंधित था। ये सारी समितियां जो हैं शहरों की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा जो समिति था जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखता था। चौथा जो समिति था व्यापार व्यवसाय माप तौल से संबंधित था। पांचवा जो था निर्मित वस्तुओं के विक्रय और निरीक्षण से संबंधित था। और जो छठा समिति था, सारे में 5-5 मेंबर थे, ध्यान रखिएगा, ये बिक्री कर से संबंधित था। ये जो है आपका मुख्य परीक्षा में भी काम देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस ढंग से अगर आपको याद रहा सारस समिति के बारे में। नगरों के बारे में कुछ और अधिकारियों की चर्चा आती है, जैसे स्थानिक। एक कर व्यवस्था जो नगर का कर लगाया जाता था, जिससे नगर निगम के द्वारा भी लगता है, कर व्यवस्था से संबंधित था। गोप, ये जो गोप क्या करता था, देखिए लेखा कार्य करता था। तीसरा जो था राक्षी, राक्षी ये सुरक्षा अधिकारी था। ये सारे जो हैं राक्षी, गोप और स्थानिक, ये तीनों जो है नागरिक के अधीन वर्क करते थे। ठीक है, नागरिक या नगराध्यक्ष के। अब जो लास्ट है प्रशासन का, वो है आपका ग्रामीण प्रशासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समिति, सेना की समिति या नगरों की समिति। यहाँ पर पंचायतों की व्यवस्था थी। ठीक है, पंचायत टाइप की संस्था थी। जो अभी मैंने शहर के लिए बताया, स्थानिक, गोप, एक था यहाँ पर राक्षी नहीं था सुरक्षा अधिकारी, यहाँ ग्रामीण था। ठीक है, ये था मुखिया की तरह ग्राम प्रधान। और स्थानिक का कार्य वही था। ठीक है, कर से संबंधित। और गोप का कार्य है लेखा कार्य करना। ठीक है, इतना 3 अधिकारियों का नाम जो है ग्रामीण प्रशासन के लिए रखिएगा। इस ढंग से मौर्य प्रशासन अब समाप्त होता है। और मौर्यों के बारे में जानकारी जो है अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इतना पढ़ते रहिए। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। हमसे लगातार जुड़े रहें। बहुत सारी परीक्षा उपयोगी सामग्रियां जो हैं इस चैनल पर आपको निकट भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं और हो भी रहे हैं।